हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से लगे होंगे। और जैसा कि हमने पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेट का सिलेबस जो सीडीपी का जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने एक पहली क्लास भी स्टार्ट कर दी थी समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा के मैंने कुछ टॉपिक भी स्टार्ट कर दिए थे। आज हम समावेशी शिक्षा का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मुख्य धारा के बारे में, एकीकरण शिक्षा के बारे में। ये सभी जो चीज़ें हैं ये समावेशी शिक्षा में पूछी जाती हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये आगे का भाग है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने अन्य साथियों को भेजिए ये वीडियो जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और वो फ्री में अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारे इस वीडियो का लिंक उन तक भेजें। तो देखते हैं मुख्य धारा किसे कहते हैं। मुख्य धारा के बारे में बात करते हैं आज की क्लास में। इससे पहले हमने समावेशी शिक्षा में योगदान, आवश्यकता, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की थी। समावेशी शिक्षा में हम मुख्य धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रारंभ में शिक्षा की नियमित धारा में विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की दृष्टिकोण लागू करने का प्रयास किया गया था। मतलब प्रारंभ में जब शिक्षा को नियमित धारा में जब जोड़ा गया, जब शिक्षा को प्रारंभ में जब स्टार्ट किया गया, थोड़ा मतलब हर चीज़ों में बदलाव जब किया गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में विकलांग बच्चों को एक नियमित धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। जैसे कि नियमित धारा का मतलब है कि जैसे क्लास में सामान्य बच्चे पढ़ रहे हों, उन्हीं के साथ में अन्य बच्चों को जो विकलांग हों, जिनको दिखाई नहीं दे रहा हो या फिर अन्य समस्याएं उनको हों, तो उनको सामान्य बच्चों के साथ में एक नियमित धारा में जोड़ दिया गया। वे विशेष बच्चे जो नियमित स्कूल में जाने के लिए तैयार थे, उन्हें मेन स्ट्रीमिंग के रूप में जाना जाता है। वे बच्चे जो नियमित स्कूलों में जाने के लिए तैयार थे, उन्हें मेन स्ट्रीम के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर पाठचर्या को नहीं बदला जाता था। मुख्य धारा का मतलब यही हुआ कि जैसे कि सामान्य बच्चे हैं, उन्हीं के साथ में अन्य जो बच्चे हैं, जो चाहे वो दृष्टिबाधित हों, चाहे वो किसी प्रकार से किसी भी अन्य रोग से ग्रसित हों, उनको सामान्य बच्चों के साथ में ही शिक्षा दी जाएगी, बिना किसी सिलेबस के बदलाव किए बिना। जैसे कि जो सामान्य बच्चे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वही इनको पढ़ाया जाएगा, भले वो उस सिलेबस में सही से फिट बैठ पा रहे हों या नहीं। तो ये था मुख्य धारा, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। मुख्य धारा में जोड़ के जो पढ़ाना था बिल्कुल नहीं सही था। ये शुरुआती दौर था, बाद में इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता रहा। फिर हम बात करते हैं एकीकरण के बारे में। एकीकरण शब्द का, हेलो साथियों, अगर आपको हमारे आसपास की जो भी आवाज़ें अब हम लोग देखते हैं एकीकरण के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। एकीकरण शब्द का उपयोग जो होता है विकलांग बच्चों के लिए मौजूदा शैक्षिक कार्यक्रम में विकलांग बच्चों की भागीदारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब एकीकरण शब्द का जो प्रयोग है, जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में असामान्य बच्चे या फिर विकलांग बच्चों को शैक्षणिक कार्यक्रम में विकलांग बच्चों की भागीदारी का वर्णन करने के लिए एकीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो कमी जो होती है वो भी हम लोग देखते हैं कि भागीदारी की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों पे होती है। जो भागीदारी की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ बच्चों पे ही होती है। कक्षाएं व स्कूल शिक्षण अधिगम सामग्री या पद्धति, यहाँ पे हम ये वाला मार्कर यूज करते हैं, शैक्षणिक अधिगम या सामग्री या पद्धति के संबंध में बच्चों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को समायोजित करने को तैयार नहीं थे। मतलब जो बच्चे थे, जो असामान्य बच्चे थे, उनकी ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए इसमें तैयार नहीं थे। अब हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। हम लोग देखते हैं कि क्या है इसके बारे में। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, विविधता और समानता को बढ़ावा देना।
मतलब विविधता और समानता को बढ़ावा देती है समावेशी शिक्षा। यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग या विविध पृष्ठभूमि से, यानी कि चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म या लिंग का व्यक्ति हो, उसके साथ में बिना किसी भेदभाव के समान आधार पर शिक्षा और सम्मान प्राप्त हो। ये इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, ताकि मतलब चाहे किसी भी धर्म से आया हुआ बच्चा हो या फिर किसी जाति से आया हो या किसी भाषा से आया हो बच्चा, उसके साथ में समान रूप से समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उसको अन्य बच्चों के साथ में बिठाकर उन्हीं के तरह उसे सम्मान दिया जाए। सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना, सीखने के जो परिणाम हैं उनको बढ़ावा देना, क्योंकि जब बच्चे एक साथ में मिलजुल कर जब पढ़ेंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे, चीज़ों को जो है इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे अच्छे से क्लियर होंगे। देना, सीखने के अनुभवों को समृद्ध करना, छात्रों के बीच में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा देना मतलब कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन जो है वो तीव्र गति से बढ़े। और आलोचनात्मक का मतलब होता है कि बच्चे जैसे हैं, उनको कोई चीज़ बताई जाए तो उसके बारे में वो प्रश्न करने के उनके अंदर क्षमता हो और उस पर तर्क वितर्क वो कर चुके हैं, मतलब उस टॉपिक पे वो लोग तर्क वितर्क कर सके। यही होता है आलोचनात्मक सोच। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विकास और एकीकरण। यह मत भेदने के प्रति सहानुभूति और सम्मान का पोषण करता है। सामाजिक कौशल, संचार, टीम वर्क को बढ़ाकर, मतलब जो सामाजिक जो विकास और एकीकरण में टीम वर्क को बढ़ावा देकर छात्रों को एक विविध समाज के लिए तैयार किया जाता है। टीम वर्क में जब बच्चे कार्य करते हैं तो एक समाज के लिए, आने वाले समाज के लिए वो एक अच्छी तरह से तैयार होते हैं। विविध समाज के लिए तैयारी उनकी पहले से चालू हो जाती है कि समाज में मिलजुल कर लोगों के साथ में अच्छे से व्यवहार करके चलना चाहिए। कलंक और भेदभाव को कम करना, यह कलंक और भेदभाव को कम करने में मदद करता है। मतलब जैसे कि पहले कहा जाता है ये बच्चा इधर से आया है या इस क्षेत्र से आया है, तो उसके साथ में जो भेदभाव होता है वो समावेशी शिक्षा जब दी जाती है बच्चे को, तो उसके अंदर से ये भेदभाव, उसके अंदर से जो पुराना जो पूर्वाग्रह उसके मन में जो बना होता है या फिर उसके परिवेश से जो उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा के अधिनियम। कुछ एक्ट हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो देखते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE 2009 आया। उसके बाद में आया द पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में आया। फिर उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान आया SSA 2001 में। SSA भारत में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम था। बस इतना ही पूछा जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था और यह सरकारी कार्यक्रम था कि किस प्रकार का कार्यक्रम था। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के यूपी टेट में। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा से यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि IEDSS के बारे में आप लोग बताइए, और या फिर IEDSS से रिलेटेड कोई भी प्रश्न उसको घुमा के रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये IEDSS के बारे में कह रहा है या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में कह रहा है। इस योजना के तहत माध्यमिक स्तर पर विकलांग छात्रों हेतु बुनियादी ढांचे संसाधन के तहत समावेशी शैक्षिक वातावरण स्थापित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है IEDSS योजना के तहत। बाकी और भी एक्ट हैं, उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।
आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को ऐसे ही यूपी टेट की CDP की फ्री में क्लासेज आपको इसी चैनल पे हम उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।